इंदौर में हम बैठे हुए हैं और हमारे साथ आप जो मेहमान देख रहे हैं ये तिब्बत से आए हुए हैं, इंदौर के दौरे पर हैं और इंदौर में तमाम जगह जो हैं उन्होंने एक्सप्लोर की हैं। कहाँ कहाँ वो घूमे, क्या क्या किया, आइए बात करते हैं। मेरे साथ तंजीन है, आप निर्वाचित सांसद हैं तिब्बत से। वेलकम एबीपी लाइव पर आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो भारत का दौरा है तो वो कब शुरू हुआ और अब आप कितने दिन यहाँ गुजार चुके हैं, भारत में या मध्य प्रदेश में, इंदौर में? अच्छा जी, पहले तो हमारे निर्वासित तिब्बती सांसद की ओर से सबको प्रणाम। मैं तेंजिन चिंजी हूँ, 17वीं तिब्बती निर्वासित सांसद से, और मेरे सांसद के सदस्य गेशंग आबा खंगरी जी, हम दोनों आए हैं यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय भाइयों और बहनों से जुड़ने के लिए। अब मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे निर्वासित तिब्बती सांसद जो है वो भारत के उत्तर में धर्मशाला में से ऑपरेट करते। हमारे तिब्बती निर्वासित सरकार भी वही है, तो हमारा भारत से संबंध तो 2000 साल से पुराना है। लेकिन हम यहाँ भारत में अब मेरा खुद परिचय दे तो मैं खुद भारत में पैदा हुई हूँ और आना जाना रहता है यहाँ वहाँ। लेकिन इस दौर हम जो आए हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, वैसे ही हमारा जो सांसद के सदस्य है वो सभी राज्यों में जा रहे हैं, हमारे जैसे ही जो संबंध जो रखने के लिए और मिलजुल करने के लिए हमारे सरकार को और हमारे भारतीय भाइयों बहनों। कितने दिनों का दौरा आपका है, कितने दिन हो गए हैं आपको यहाँ अभी घूमते हुए? हमारे अभी लगभग 2 हफ्ते का 12 डेज़ का हमारा स्केड्यूल था, और हमने 2 दिन बिताए जो है अलग अलग शहरों घूमे हैं आप? भोपाल में घूमे हैं। अब हम इंदौर में आए हैं, कल हम जाएंगे रायपुर, बिलासपुर, सब यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सब जगह जाना है। अच्छा, आपका नाम तेंजिन मैंने लिया ना, उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, वो तो हम लोगों को बता सके क्या? ज़रूर। तेंजिन का मतलब, तेंजिन नाम जो है हमने लिया है सम्मान के तौर से परम पवन दलाई लामा जी से, क्योंकि ये उनका पहला नाम है और तिब्बती समुदाय में इसको बहुत बड़ा ब्लेसिंग माना जाता है। तो ये हम सम्मान से उन्हीं से ही लेते हैं ये नाम तेंजिन। उसका मतलब है धर्म बुद्ध को पालन करने वाला। बुद्ध का पालन करने वाला। देखिए, बुद्ध का रिश्ता भारत का और तिब्बत का बहुत प्रगाढ़ है। मैं आपको बता दूं कि तिब्बत के लोग मध्य प्रदेश में न केवल इंदौर में बल्कि तमाम जगह रहते हैं। हम जो गर्म कपड़े पहनते हैं वो तिब्बत के लोग ही लेकर आते हैं और वहीं से जब हम मार्केट लगता है तो कपड़े खरीदते हैं। निश्चित तौर पर तिब्बत का एक बड़ा महत्व है भारत की अर्थव्यवस्था पर। क्या, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को जुड़े हुए है? हाँ जी, अब तो हमने जब से निर्वासित स्थिति में आए हैं हम यहाँ पर, हमारा कुछ रोज़ी रोटी नहीं थी। तब हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी और नाना नानी के पास तो कुछ वो था नहीं। जब तिब्बत में था तो खेती बाड़ी करते थे। अब भारत में आए तो नया जगह, कुछ भी उनके वो तौर से नहीं चाह रहा, तो उन्होंने कई वक्त में अलग अलग से कुछ बिज़नेस ट्राई किए। पहले तो वो सड़क बनाते थे, भारत के बहुत से राज्यों में उन्होंने सड़क भी बनाए हैं। मनाली में आप देखोगे तो सड़क बनाए, और वो क्रिएटिव वेज ढूंढते हैं अपना जो लाइवलीहुड जो है उसको बढ़ाने के लिए, रोज़ी रोटी के लिए। तो स्वेटर सेलिंग बिजनेस जो अभी 70% ऑफ हमारा जो क्या बोलते हैं आबादी जो भारत में निवासी स्थिति में रह रहा है वो स्वेटर सेलिंग की बिजनेस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अच्छा, खाने पीने की अगर मैं बात करूं, मैं बहुत लाइट आपसे सवाल कर रहा हूं अभी, क्योंकि क्या है ना कि एक दूसरे को जानना बड़ा ज़रूरी है। तिब्बत के लोग जब आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, हम लोग बात करते हैं, लेकिन कपड़े खरीद के वापस आ जाते हैं मार्केट से और ज़्यादा बात नहीं करते हैं। लेकिन आप एक रिलेशन लेकर आए, एक संबंध लेकर आए, एक सांसद है, किस तरह से देख रहे हैं खान पान जो है हमारा, कितना आपको सिमिलर लगता है? इंदौर में आपने क्या क्या खाया आज? पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं तो पूरा दाल चावल खा के भरी हुई हूँ और दाल चावल ही पसंद रहता है। मैं सही में बोलता हूँ, अब जब विदेश जाती हूँ, कहीं बाहर जाती हूँ, 1-2 दिन तो बहुत ये लगता है कि एक्साइटमेंट, ये करूँ वो करूँ, तीसरे दिन ही दाल चावल याद आते हैं। वो घर वापस आके हाथ से दबा के खाना वो ही याद आता है। तो ये बोलते हुए मैं सोचती हूँ हमारे ज़्यादातर जो तिब्बती समुदाय जो है वो दाल चावल खा के यहाँ पर वो हुआ है। और परम पवन दलाई लामा जी ने बोला है कि आई एम सन ऑफ इंडिया, और मैं खाई हूँ दाल और रोटी खा के मैं यहाँ पर सर्वाइव किए हूँ। तो निश्चित तौर पे मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, मैं नेट पे सर्च कर रहा था, तो मुझे पता चला कि आपने बहुत सारी जगह एक्सप्लोर की। आप दिल्ली भी रहे, चेन्नई से आपने डिग्री हासिल की। तो ये जो भारत का दौरा है, भारतवर्ष की यात्रा है, उसके बाद तिब्बत जाना
और फिर वापस इंदौर या मध्य प्रदेश या इंडिया आना, ये सब कैसे, क्या मतलब इसकी क्या कहानी क्या है? अब भारत में तो मैं कई जगहों पे घूमी हूँ। चेन्नई में मेरा पढ़ाई हुआ था, मेरा बीए जो है चेन्नई में हुआ था। दिल्ली में मेरा जेएनयू में मेरा मास्टर्स हुआ था। और मैं कई कई जगह घूमी हूँ, नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ से लेके नॉर्थ से लेके सभी जगह में घूमी हूँ। लेकिन एक जगह जो है, जो मेरा वैसे तो ओरिजिन है, वहाँ मैं कभी गई नहीं। मेरा जन्म हुआ था भारत में, लेकिन मैंने तिब्बत कभी देखी नहीं, क्योंकि चीन सरकार की क्रूर जो नीति की वजह से हम अंदर ना जा सकते और अंदर वाले जो हमारे फैमिली मेम्बर्स जो है वो बाहर नहीं आ सकते। वो तो असंभव है ही। हमारा जो बातचीत पे वो उस पे भी रोक है, तो वहाँ मैं कभी गई नहीं। अच्छा, हम कहते हैं हिंदी चीनी भाई भाई, ये बड़ी टैगलाइन बड़ी मशहूर हुई, आपने भी पढ़ी होगी कॉलेज टाइम में। तो अब जो टैगलाइन है, क्या उसके मायने बदल गए हैं? क्या आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? भारत, चीन और तिब्बत तीनों के जो रिलेशन है उस पर आपकी किस तरह से निगाहें, एज ए तिब्बत गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो वो क्या सोचती है? क्योंकि कहीं ना कहीं चीन जो है वो हमेशा से विवादों में रहा, और पूरे देश में भारत की बात कर लीजिए या विदेशों की बात कर लीजिए, चीन की जो नीतियां हैं वो हम पर कभी कभी विरोधाभास एक तरह से वो लेकर के आती हैं। तो हमने ये पढ़ते हुए हम बड़े हुए हैं, हिंदी चीनी भाई भाई, और उसका बाय बाय भी बहुत जल्दी हो गया था। और जब शुरू किए तो तिब्बत में भी जब उन्होंने कब्ज़ा करने से पहले वो ऐसे आके आक्रमण नहीं हुए थे। 1949 से उनका शुरू हुआ था, तब दोस्ती बढ़ाई थी उन्होंने। हमें सड़क बनाएंगे, मॉडर्नाइज करेंगे करके बहुत धोखेदारी बातें बोली थी, हमने यकीन की थी। अब ये हम देख चुके हैं, तो हम अभी देखते हैं तो वो ये सभी राष्ट्रों को ऐसी बातें बोलते हैं, और ये हमारा जिम्मेदारी, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि सभी को बोले। हमारे साथ हो चुका है ये, हम ये बोलने की कोशिश में और हमारे भारतीय नागरिकों को ये जागरूक देने तो आए हैं। पंचशील तो एक धोखा था, उन्होंने एक्सटेंशन के लिए बोला तो भारत ने वो एक्सटेंशन नहीं किया, और जब पंचशील का जो एग्रीमेंट ख़त्म हुआ तो उन्होंने क्या किया, सीना पे छोड़ भोग दिया। तो ऐसे ही उनका जो नीति जो है, क्रूर नीति जो है, ऐसे ही बरकरार रहता है। जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, आने वाले वक्त में आप क्या देखते हैं? किस तरह से भारत के ऊपर आप किस तरह से भरोसा करते हैं? जो भारत की नीतियां हैं वो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हैं? और मोदी सरकार ख़ास तौर पे, क्योंकि अब मध्य प्रदेश न केवल बल्कि पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं। ये सीटें जो हैं, मध्य प्रदेश में भी लोकसभा की सीटें हैं, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ भी इलेक्शन होगा, सांसद चुने जाएंगे। तो अब जो रिलेशन है वो किस तरह से आगे जाने वाले? मैं सही में बोलूँ तो हम जब से निर्वासित स्थिति में आए हैं, हमें वैसे ही सहयोग मिलते आए हैं। ओवर द years we have been receiving tremendous support from the Indian government and its people। तो हम अपेक्षा रखते हैं भारत से, हमारी उम्मीद होती है, कल्पनाएं होती हैं, क्योंकि हम मानते हैं भारत को अपना ताकत, हमें बहुत कुछ दिया है। और जैसे मैं सबको बोलती हूँ, इतिहास को दोहराना हो तो भारत से ज़्यादा क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण इस चीज़ में कंट्रीब्यूशन कोई कर ना सके, क्योंकि उसने इस इतिहास को देखा है, उन्होंने अतीत में ये सब कुछ देखा है। तो कुछ लीगली वो कुछ ठोस स्टैंड लेके दूसरा कुछ करे या ना करे, हमको एक हिस्टोरिकली एक स्वतंत्र राष्ट्र माना जाए, उसकी मान्यता और रिकग्नाइज दिया जाए, उससे बहुत ही दिशा बदल सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लेकर अगर मैं बात करूं तो क्या आपका ऑब्जर्वेशन है, किस तरह से तिब्बत और चीन और भारत को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर विवाद सामने आते रहे पिछले दिनों? क्या कहते हैं, अब क्या किस तरह से चीज़ें आप देख रहे हैं? हाँ जी, इसमें तो हम ये सोचते हैं कि चीन जो है, उनका सोच है कि वो सबसे बड़े, बाकी सब उनके जो है नीचे, और उनको सब पे उनका हक है। तो उनका एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी तो अब सबके सामने आ गया, सब चर्चे भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे चर्चे कर रहे हैं। तो सभी जगहों पे हम चर्चे कर रहे हैं कि ये मतलब कि बहुत से राष्ट्रों में उनका वो है, कंट्रोल है। तो उसका भी जिक्र होता है आजकल, पहले तो चुप ही पाते थे सब, अब आजकल उसके बारे में जिक्र होता है। तो इनका एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है वो नहीं कम होगा। उनके ग्रीड जो है, उनको क्या बोलते हैं ग्रीड को, कि ये भी चाहे वो भी चाहे, वो ख़त्म नहीं होगा। तो उनको अच्छे महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो अपार है, और उसको अच्छी तरह से नहीं लिया जा रहा है आजकल विश्व में। बहुत से बैड इमेज हो गया है चीन का। हाँ जी। अच्छा, जिस तरह से दूसरे जो मसले हैं चीन को लेकर के, किस तरह के चीज़ें अब सामने आने वाली हैं? क्या आप लोग लगता है कि नहीं, दुनिया को चीन पे भरोसा करना चाहिए, चीन बड़ा अच्छा देश है? क्योंकि चीन की नीतियां हमेशा विपरीत ही रही हैं जिस तरह से हमने देखा। तिब्बत किस तरह से देख रहा है?
चीन तो वैसे ही, क्योंकि वो बहुत इनसिक्योर रहता है, क्योंकि उसके पास इतिहास में कुछ एविडेंस नहीं होते हैं, कुछ कुछ जो राष्ट्र जो वो कहलाते हैं कि उसका है, उसको यूनाइट करना है, और उनका हाथ तो फैल रहा है, विश्व के उस पार भी फैल रहा है, उस पार भी फैल रहा है। तो उनका तो फॉल्स नरेशन जो है, वो जो अपना दादागिरी से जो मैनिपुलेशन जो करता है, वो अपने वन नेशन थ्योरी, वन चाइना पॉलिसी को लेकर फिर इंटिमिडेट करना और उस राष्ट्र को बोलना, अगर इसके बारे में बोलोगे तो ये मेरा इंटरनल मैटर है, ये तो बच्चों वाली बात हो गई ना। सो ये सब बातों को आजकल सभी अब कुछ और नज़रिए से देखते हैं, इसको थ्रेट भी माना जाता है विश्व में। हालांकि अभी बातचीत पॉलिसी लेवल पे ना हो, पर वहाँ पर बदलाव हम ज़रूर आशा करते हैं। जो मुझे अभी बैठे बैठे पता चला आपसे कि चीन की जो बातचीत के दौरान कि आपकी देश की जो जनसंख्या है वो बेहद कम है बजाय किसी और अन्य राष्ट्र के, चाहे आप भारत की बात करें, चाइना की बात करें। हम कहते हैं चाइना महाशक्ति है दुनिया में, तो क्या लग रहा है आपको कि वो वाकई महाशक्ति है, या उसको टक्कर देने के लिए तिब्बत के पास हौसला है, हथियार हैं, या कुछ और है? हाँ जी, ये महाशक्ति जो शब्द है उसको हम ज़रूर डिकन्स्ट्रक्ट करना चाहते हैं। शक्ति तो हर टाइम मटेरियल नहीं होता है। जो तिब्बत के पास है वो चीन के पास है ही नहीं। हमारे पास परम पवन दलाई लामा चीज़ है और उससे चीन डर जाता है। चीन के पास भले ही क्या बोलते हैं, हज़ारों सेना हो, फिर भी वो एक इंसान से डर जाते हैं, वो है हमारे परम पवन दलाई लामा जी। तो उस तौर से तो देखा जाए तो हमारे यहाँ महाशक्ति ज़्यादा है। अच्छा, आपका जो मकसद है इंडिया आने का, उसको आप कितना पूरा होते देखते हैं? हाँ जी, तो हमारा इंडिया आना मतलब हमारा जो यहाँ पर आंदोलन जो जारी है वो हम हमेशा से उसके ऊपर हमारा जो क्या बोलते संघर्ष जो है अभी जारी है। और हम अभी जैसे पहले बोली हैं, बहुत सारे बदलाव हमें दिखने को मिलते हैं। हमारे जो आंदोलन में मूवमेंट में ऊंच नीच हुई है, कभी हमारा हौसला कम थोड़ा भी हो जाए लेकिन मरता नहीं है, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर हम पानी पी के फिर आगे बढ़ लेते हैं। और स्थिति भी बहुत बदल रहा है, हमारे नई पीढ़ी को बहुत ज़्यादा लीडरशिप के उस पे बैनर लेके आगे जा रहे हैं। तो हमारा हौसला तो कभी वो चीन की क्रूर जो दामनकारी नीतियों जो है हमें कभी अफेक्ट नहीं कर सकते। तो क्या बात है, आखिरी सवाल आपसे, आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है, इसका राज क्या है? अच्छा जी, ये मैं मानती हूँ कि भारत में पैदा हुई हूँ और तिब्बत में हमारा मानव अधिकार नहीं है, हमारा खुद का भाषा बोलने का वहाँ पर हमें वो नहीं देते हैं परमिशन। तो मैं भारत में पैदा होके ये मेरा खुद का जो है फ़र्ज़ मैं मानती हूँ और मैं बहुत गर्व से कोशिश करती हूँ। हालांकि कभी कभार ऊंच नीच हो जाती है, पर मैं गर्व से सीना ठोक के अपना हिंदी जो है वो कोशिश जारी रखती हूँ कि अच्छा बोल सकूँ। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपके साथ गुरुजी आए, उनको भी धन्यवाद। आप लोगों की यात्रा सफल हो, ऐसी शुभकामनाएं हैं। और दोस्तों, हमने जिस तरह से बात की, तमाम मुद्दों पर बात की, चाइना को लेकर के बात की है, भारत और चीन को लेकर के हमेशा विवाद सामने आए, उनकी बातें सामने आई। तिब्बत किस तरह से देख रहा है, तिब्बत के चाइना के संबंध कैसे हैं, उस पर आपने बताया। बहरहाल किस तरह से ये यात्रा आगे जारी रहेगी और क्या क्या इसमें अपडेट आएंगे, हम आपको देते रहेंगे। एबीपी लाइव के जरिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। उमेश भारद्वाज, एबीपी लाइव, इंदौर।